प्राचीन भारत में हम जब लिपियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़रों के सामने आता है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरामेइक लिपि। लेकिन आज हम बात करेंगे पांडुलिपि की। पांडुलिपि का मूल अर्थ है हाथ से लिखी गई किसी रचना का शुरुआती प्रारूप। पांडुलिपि दरअसल हस्तलेख ही है। हस्तलेख यानी हाथ से लिखा हुआ प्रारूप। पांडुलिपि हिंदी की तत्सम शब्दावली का हिस्सा है। संस्कृत के पांडु और लिपि से मिलकर पांडुलिपि बना है। पांडु का अर्थ होता है पीला या सफ़ेद अथवा पीली आभा वाली सफ़ेदी। वैसे पांडुलिपि में किसी सतह को सफ़ेदी से पोत कर लिखने का भाव है। इतिहास। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जब विचार विमर्श करते थे तो उनके भाष्य को किसी जमाने में भूमि को गोबर से पोतकर उस पर खड़िया मिट्टी से लिपिबद्ध किया जाता था। कालांतर में यह काम दीवारों पर होने लगा। उसके बाद लकड़ी की पट्टियों का चलन शुरू हुआ। मिट्टी के पुते काष्ठ फलक पर लिखा जाने लगा। उसके बाद तार पत्र पर लिखने जाने का चलन शुरू हुआ। तब भी पुस्तकाकार प्रारूप का नाम पांडुलिपि ही रहा और फिर जब कागज़ का दौर आया तब भी हस्तलिखित मसौदा ही पांडुलिपि कहलाता रहा। चीन में कागज़ का आविष्कार 3री शताब्दी में हो चुका था, किंतु इसकी लोकप्रियता 4ठी शताब्दी में नई तकनीकों के विकसित हो जाने के बाद बढ़ी। काठ पर छपाई का काम सुई वंश के काल में शुरू हो गया था तथा थांग काल में इसका अधिक प्रचलन हुआ, जबकि भारत में लेखन के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग बहुत शताब्दियों तक जारी रहा। प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ अधिकांशतः ताम्रपत्रों पर लिखी गई। संस्कृत में तालपत्र तथा तमिल में ओलई के नाम से जाना जाता है। तालपत्र के लिए खजूर के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावे तार के पत्तों का भी प्रयोग हुआ। खजूर के पत्तों को तमिल में ताली कहा जाता था जिससे और तार के पत्तों को तमिल में पनई कहा जाता था। तार के पत्ते अपेक्षाकृत बड़े होने के साथ साथ अधिक दिनों तक टिकते थे। सबसे पहले चुने हुए तार के पत्तों को उचित आकार में काट लिया जाता था। फिर इसके बाएं मध्य और दाहिने शीर्ष पर छेद कर दिया जाता था। इन छिद्रों में एक धागा पिरोकर पत्ते के चारों तरफ बांध दिया जाता था। धागे के एक छोर में गांठ डाल दी जाती थी अथवा कोई कौड़ी या काठ का गुटका लगा दिया जाता था ताकि धागा बाहर ना निकले। तालपत्र की पांडुलिपि को सामान्यतः काठ के एक बक्से में अथवा कभी कभी हाथी दांत के बने खोल में रखा जाता था। बनाने की विधि। पांडुलिपि को सलाका यानी किसी नुकीली कलम से वस्तु के पत्तों पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसके बाद तालपत्र को विशेष वनस्पतियों से निकाले गए रस को कोपलों में बारीकी चूर्ण से मिलाकर घोल में डुबा दिया जाता था, जिससे उत्कीर्ण किए हुए भाग पर में काले रंग की लिखावट स्पष्ट हो जाती थी। लिपि पत्ते की लंबाई के समानांतर उत्कीर्ण की जाती थी। वैसी परिस्थिति में जब पत्ते की लंबाई अधिक होती थी या रचना छंदों के रूप में होती थी तब शब्दों को 2 या 3 उदग्र कॉलम में सजाया जाता था, जिस तरह की आज हम कॉपी में लिखते हैं। यदि पांडुलिपि के साथ कोई टीका भी लिखा जाता था तो उसे सामान्यतः रूप से पाठ्य सामग्री के ऊपर या नीचे उत्कीर्ण किया जाता था। पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या अधिकतर ऊपर के दाहिने हाशियों की आकत होती थी। तालपत्र की पांडुलिपियों का संरक्षण उच्च तापमान, दीमक, पानी, धूल और आग जैसी आपदाओं से उन्हें बचाना आवश्यक होता है। इसलिए पुरानी पांडुलिपियों की कई प्रतियां तैयार की जाती थी। 19वीं शताब्दी में बढ़ते छापोखाने के प्रयोग और प्रचलन में आ जाने के बाद तालपत्रों की परंपरा फिर भी
हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए इन प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर अब भी ऐसे हजारों प्राचीन पांडुलिपियां विद्यमान हैं जिनका अध्ययन या प्रकाशन अभी तक नहीं हो सका है। दरअसल यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें से कितनी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी हैं और कितनी खोजी जानी बाकी हैं।